ऑलराइट, सो साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस बेसिकली क्या हमारा, इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हमारा बिजनेस के साइज जो है वो मेजर कैसे होते हैं और किस तरीके से जो बिजनेस जो है वो अपने डिफरेंट साइजेस को जो है वो मेजर करता है और किस तरीके से ग्रोथ करता है बिजनेस। अच्छा, अब इस चैप्टर में चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। वो सिलेबस के चेंजेस क्या है कि इसके अंदर जो है वो A2 की चीज आई है, दैट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ एक नई चीज इसके अंदर है, तो दैट मेक्स द चैप्टर क्वाइट लेंथी। तो हम लोग इसको कवर करते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ बिजनेस साइज के, बिजनेस का साइज जो है वो कैसे मेजर होता है, कि वेदर यू अज्यूम कि बिजनेस स्मॉल है, लार्ज है या मीडियम है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। Obviously, the higher the number of employees, the larger the business, and the lower the number of employees, the smaller the business. However, it depends कि इंडस्ट्री कौन सी है। सही है कि अगर इंडस्ट्री बहुत ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है तो वहां पे डेफिनेटली आपके एम्प्लॉय जो है वो लोअर ही होंगे। सही है, दैट डज नॉट मेक द बिजनेस स्मॉल, बट उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, सो ऑब्वियसली वो फिर एक स्मॉल बिजनेस दिखेगा अगर आप इस मेथड से उसको कंपेयर करेंगे। तो बिजनेस छोटा है या बड़ा है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसके पास। फिर है रेवेन्यू, जिस बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा है वो बिजनेस लार्ज बिजनेस होगा, जिस बिजनेस का रेवेन्यू कम है वो बिजनेस स्मॉल बिजनेस होगा। देन इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड एज वेल, कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसा कितना लगाया हुआ है। पैसा ज्यादा लगाया हुआ है आपने, सही है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है। कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस बड़ा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, दैट मीन्स कि पैसा आपने कम लगाया हुआ है बहुत, तो आपका बिजनेस का साइज छोटा होगा। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो यूज कर सकती है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज इशूड शेयर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का तरीका क्या है मेजर करने का साइज, कि वो लोग मेजर करते हैं कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एंड कैन बी यूज ओनली फॉर बिजनेसेस दैट हैव शेयर्स कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो ये मेथड इस्तेमाल करके अपना साइज कंपेयर कर सकती है। सही है, और इसका सिंपली फॉर्मूला क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, करंट शेयर प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो जो शेयर प्राइस आपकी मार्केट के अंदर चल रही है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपली जितने शेयर इशू आपने किए हुए। लेट्स सपोज मार्केट में $10 का शेयर है और आपने 1000 इशू करे हुए। सही है, तो $10 से आप कंपेयर करो तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है 10,000 की। तो $10,000 जो है वो आपका सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन है। Market share is the sales of the business as the proportion of total market sales. It is calculated by market share equals to sales of business divided by sales of industry multiply by 100। सही है, मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स ऑफ बिजनेस अपॉन सर सेल्स ऑफ आपकी आवाज कट रही थी। इंडस्ट्री। कहाँ पे कटी थी आवाज? ये जब आप वो बता रहे थे, कैलकुलेशन करा रहे थे ना, फॉर्मूला बता रहे थे उस वक्त से। मार्केट शेयर का या मार्केट कैपिटलाइजेशन का? शेयर का। अच्छा, तो मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या है, स्क्रीन पे क्लियर आ रही है नहीं आ रही? तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे मेजर करते हैं हम लोग बिजनेस के साइज को, और बिजनेस का साइज जो है वो मेजर होता है बाय मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर से कैसे कैलकुलेट करते हो, जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी और डी है, सही है, बिजनेस है, इंडस्ट्री में चार बिजनेसेस हैं, सही है, और टोटल इंडस्ट्री का हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज 100 सेल्स ए कर रहा है, 120 सेल्स बी कर रहा है, 150 सेल्स सी कर रहा है, और डी कर रहा है लेट्स सपोज 80 की सेल्स। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 80 प्लस 120 200 300 450। तो 450 आपकी इंडस्ट्री में टोटल सेल्स हो रही है। तो सेल ऑफ इंडस्ट्री क्या है आपके पास, 450। सही है, और इससे ऊपर लिखेंगे हम बिजनेस की सेल। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ आपको बिजनेस ए का मार्केट शेयर कैलकुलेट करें, तो बिजनेस ए का मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, कैलकुलेट करें जरा। तो बिजनेस ए का जरा मार्केट शेयर कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 22.22। 22.2 मतलब 22% आ रहा है। सही है, और सबसे जी। बड़ा बिजनेस हमें सेल्स के हिसाब से लग रहा है बिजनेस सी है। तो सी का कैलकुलेट करें, 150 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100। कैलकुलेट करें कितना आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, 33.33। 33% ले लेते हैं। तो दैट मीन्स के अगर कंपेयर करें हम लोग बिजनेस ए और बिजनेस सी को,
तो बिजनेस सी ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली बिजनेस ए से, क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं वो 33% है। तो यहाँ पे मार्केट शेयर से भी आप कंपेयर करते हो कि किस तरीके से आपका मार्केट शेयर जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस का है। तो जिस बिजनेस का ज्यादा मार्केट शेयर वो बिजनेस एक लार्ज बिजनेस, और जिस बिजनेस का कम मार्केट शेयर वो बिजनेस एक छोटा बिजनेस। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से 80 सेल्स है बिजनेस डी की, तो सबसे छोटा बिजनेस आपका ये वाला होगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस, अब स्मॉल बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल बिजनेस हमेशा खराब होते हैं इकोनॉमी के लिए, स्मॉल बिजनेस फायदा भी पहुंचाता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड द रोल इन द इकोनॉमी, बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस जो है वो क्या फायदे पहुंचाते हैं। मेनी जॉब्स आर क्रिएटेड बाय स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं। Secondly, small businesses help to create variety in the market and consumers will benefit from greater choice. तो कंज्यूमर्स के लिए क्या फायदा होता है कि कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें अगर, तो बहुत सारे पिज्जा पार्लर्स हैं, तो आप किसी भी पिज्जा पार्लर पे जाके जो है वो आप खा सकते हैं। तो देयर इज बेसिकली अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल फॉर द कस्टमर। थर्ड इज स्मॉल फर्म्स कैन क्रिएट कंपटीशन फॉर लार्ज बिजनेसेस। स्मॉल फर्म्स जो हैं वो लार्ज बिजनेस के साथ compete करते हैं अक्सर, और वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो वो बिजनेसेस जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, हो सकता है एक स्मॉल बिजनेस आके जो है वो उनके compete करें अगेंस्ट, और कोई यूएसपी लेकर आ जाए वो, जिसकी वजह से वो मार्केट में लार्ज बिजनेस को compete करेगा। फिर स्मॉल फर्म्स ऑफन सप्लाई स्पेशलिस्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री। स्मॉल फर्म्स अक्सर जो है वो जैसे आपके स्पेशलिस्ट गुड्स बनाते हैं, सही है, और वो फिर इन बड़े फर्म्स को सप्लाई करते हैं। जैसे कार की बात करें तो कार में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गाड़ी में एयर फिल्टर डलता है, पहले एयर फिल्टर तो खैर कंपनी खुद भी उसके स्पेयर पार्ट बनाती है। फ्यूल फिल्टर डलता है, या कारपेटर होता है गाड़ी में, बाइक में, सही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ियों के, ये अक्सर डिफरेंट स्मॉल फर्म्स बना रही होती हैं, सही है। जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस जो है वो हर चीज आपका बिजनेस जो है वो हर चीज खुद से बना रहा हो, सही है। तो स्मॉल फर्म्स जो है वो क्या कर रही होती हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को जो है वो गुड सप्लाई कर रही होती हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि ऑल ग्रेट बिजनेसेस वर स्मॉल एट वन टाइम। अब स्मॉल बिजनेसेस में पोटेंशियल क्या होता है कि वो ग्रोथ का पोटेंशियल रखती हैं, कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो कभी ना कभी एक लार्ज बिजनेस भी बन सकती हैं। फिर सिक्स पॉइंट है स्मॉल फर्म्स में एंजॉय लोअर एवरेज कॉस्ट देन लार्जर वंस एंड दिस बेनिफिट कुड बी पास्ड ऑन द कंज्यूमर्स टू। अब स्मॉल फर्म्स क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये अक्सर जो है वो उनको एवरेज कॉस्ट जो है वो लार्जर बिजनेसेस से कम आती है, कि उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली कम होती है, और लार्जर बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो ये इसकी वजह से वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता भी बेच सकते हैं, और सस्ता बेच के कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फर्म्स क्या है, कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर्स। तो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर्स, सही है। इजीली ये जो है वो जो रियल ओनर्स होते हैं वो आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफन एबल टू सर अडैप्ट। जरूरत नहीं है स्क्रीन। तो एडवांटेजेस क्या है स्मॉल बिजनेसेस के, often able to adapt quickly to meet changing customer needs. So small businesses they usually they are able to adapt the changes, जो भी मार्केट में चेंजेस आते हैं उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑफर पर्सनल सर्विसेज टू कस्टमर्स, ये बेसिकली आपके पर्सनल लेवल पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कस्टमर्स को। एंड दे फाइंड इट इजियर टू नो ईच वर्कर एंड मेनी स्टाफ प्रेफर टू वर्क फॉर अ स्मॉलर मोर ह्यूमन बिजनेस। तो हर एक वर्कर को ये पर्सनल लेवल पे जानते हैं, और पर्सनल लेवल पे जानने से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं कि वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करें, कंपैरेटिवली लार्ज बिजनेस के लिए नहीं काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जी। फायदे हैं, एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा इनके लिए काम करना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। पर्सनल सर्विस ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, और ये कस्टमर नीड्स जो चेंजिंग कस्टमर नीड्स होती हैं उस पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लिमिटेड एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब कि आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिलते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं। फिर द ओनर्स हैव has to carry a large burden of the responsibility if unable to employ specialist managers। तो ओनर को सारे काम करने पड़ते हैं अगर वो स्पेशलिस्ट मैनेजर वगैरह हायर नहीं कर पाता एक स्मॉल बिजनेस। तो जाहिर सी बात है ओनर को सारे बिजनेस देखे होंगे, सारे मैनेजमेंट के काम ओनर ही देख रहा होता है। may not be diversified so there are greater risk of negative impact of external change। सही है, तो बिजनेस डाइवर्सिफाइड नहीं होता
तो डाइवर्सिफाइड मतलब कि बिजनेस एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रहा होता है, एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होता है, इसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल चेंज होता है, डिमांड फॉल होती है प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज अगर मैं पेन बना रहा हूँ और वो पेन जो है वो फिर उसकी डिमांड कम हो गई, तो पेन की डिमांड कम होने की वजह से अब मैं जो हूँ वो उस एक्सटर्नल चेंज के साथ अगर कोप अप नहीं कर पाया, मैं सिर्फ पेन ही बनाता रहा और मैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आया, तो मेरी सेल्स जो है वो लूज हो जाएगी और मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे एक नोकिया है, अगर नोकिया के एग्जाम्पल देखें आप लोग, तो नोकिया का जो है वो चेंज ना लाने की वजह से फेलियर आया कि नोकिया ने बोला हम टच स्क्रीन फोन्स पे नहीं जाएंगे, टच स्क्रीन फोन हम नहीं बनाएंगे। तो सैमसंग और हुआवे और ओप्पो इन मार्केट इन लोगों ने जो है वो फिर मार्केट को कैप्चर करा बाय इंट्रोड्यूसिंग टच स्क्रीन फोन्स, इवन एप्पल। तो फिर उसके बाद फियर अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि बिजनेस छोटा साइज में होता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाता। तो ये कि दैट इज बल्क बाइंग वगैरह, ये सारी चीजें उसको नहीं मिल जाती। फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है? रिड्यूस रेट्स ऑफ टैक्स, टैक्स कम लगाएगा स्मॉल बिजनेस पे तो स्मॉल बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा बचेगा, तो वो प्रॉफिट जो है वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकता है। लोन गारंटी स्कीम्स, लोन गारंटी स्कीम्स का मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो अगर बैंक लोन उसको नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट के पास जाता है वो हेल्प के लिए, और गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे उसको बैंक से लोन दिलाती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर इन केस ये जो बिजनेस है ये लोन नहीं पे ऑफ कर पाया, इसका कुछ परसेंटेज हम लोग आपको लोन का वापस करेंगे। तो गवर्नमेंट टेक्स लोन गारंटी, गारंटी लेती है गवर्नमेंट खुद के भाई अगर ये बिजनेस पे नहीं कर पाया तो हम इसके ब्याह पे पे करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन एडवाइस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू स्मॉल फर्म्स एजेंसीज। तो बेसिकली बताती है कि बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे आपको चीजें चलानी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही होती है आपकी बिजनेस, आपकी गवर्नमेंट आपके बिजनेस को। इन वेरी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एरिया सच एज सिटी विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट फाइनेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, सपोर्ट करती है। जैसे फार्म्स वगैरह को सब्सिडी देती है, या स्मॉल वर्कशॉप्स वगैरह जो है वो खोल के दे देती है हाई उन एरियाज में जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, ताकि लोग जो है वो वहाँ पे इनकम्स वगैरह जनरेट कर सके अपनी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही होती है। The role of small businesses as part of the industrial structure in some industries. Some industries are almost completely dominated by small businesses. Personal care, hairdressing, house decorating, and gardening are examples of industries in which small businesses produce over 95% of the total output in some countries. जैसे पेंटिंग वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह ये जो है, तो ये जो अपना पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सारे गुड्स जो है वो आपके सारे हैंडमेड वगैरह गुड्स और क्राफ्ट्स, ये ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस ही होते हैं। तो स्पेशलिस्ट सर्विसेज सच एज रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज, इवन some large businesses may not have specialized employees and equipment needed to provide these services for themselves. तो बहुत सारी कंट्रीज में आपकी रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह स्मॉल बिजनेसेस कर रहे होते हैं अक्सर, टू अंडरटेक फंक्शंस दैट द लार्जर बिजनेस वांट्स टू बाय इन रादर देन अंडरटेक इटसेल्फ, सच एज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयज। तो लार्जर बिजनेस के कुछ फंक्शन स्मॉल बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्मॉल बिजनेसेस करके दे रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट स्मॉल बिजनेसेस लार्ज बिजनेस को करके दे रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाईज स्मॉल बिजनेसेस लार्ज बिजनेसेस को कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एम्प्लॉयज स्मॉल बिजनेसेस लार्ज बिजनेस को कर रहे होते हैं। जैसे अब एचबीएल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी बस सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि जो ये स्मॉल बिजनेसेस हैं ये लार्ज बिजनेस को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस में ऑफन आपको फैमिली बिजनेसेस मिलेंगे। तो ये या फैमिली बिजनेसेस बेसिकली वो बिजनेसेस होते हैं जिनको मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली जो है वो ओन करते हैं। सही है। अब फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल एक ही फैमिली है, सही है, और उसमें जो है वो आपके डिफरेंट जो भाई हैं आपस में या बाप बेटे हैं जो भी हैं, वो आपस में जो है वो ओनरशिप रखते हैं अपने पास। तो फैमिली ओन्ड बिजनेस आर दोज दैट आर एक्टिवली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एटलीस्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। In many cases, the family that founded the business retains complete ownership of it. तो फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि जो ओनर जो फाइंडर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, जैसे दारुल सैयद हॉस्पिटल है, अब दारुल सैयद हॉस्पिटल जो है वो चिश्ती फैमिली का है फॉर एग्जांपल, तो वो फैमिली बिजनेस है उनका। सही है, उसमें जो है वो उनके खैर अब तो शेयर होल्डर्स वगैरह आ गए, लेकिन इनिशियली वो स्टार्ट हुआ था ऐसा
फैमिली बिजनेस। फिर शजर कैपिटल इज अनदर बिजनेस, सही है। तो शजर कैपिटल जो है वो बेसिकली एक फैमिली ओन बिजनेस है, और इनका काम क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं, सही है। तो स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है फैमिली बिजनेस के? तो फैमिली बिजनेस का स्ट्रेंथ्स क्या है? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि सारे मेंबर्स जो है वो कमिटेड होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कमिट करेंगे तो फैमिली का नाम ऊंचा होगा, और फैमिली फैमिली जो है वो आपकी आगे बढ़ती रहेगी। फिर रिलायबिलिटी एंड प्राइड। रिलायबिलिटी एंड प्राइड का मतलब ये है कि जो फैमिली बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, सही है, वो फैमिली नेम उनका और रेपुटेशन साथ में एसोसिएटेड होती है, और वो ये लोग ये चाहते हैं कि बिजनेस जो है वो आगे से आगे और अच्छे से अच्छा बढ़ता रहे, ताकि आपके जो फैमिली नेम है वो भी आगे बढ़ेगा, और उससे फिर प्राइड भी आपको महसूस होगा। फिर नॉलेज कंटिन्यूटी। नॉलेज कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अब जैसे मेमन है, मेमन क्या करते हैं, मेमन अपने बेटों को जो है वो डायरेक्ट बिजनेस के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि बचपन से ही जो है वो उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल हासिल हो, सही है। और नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल जो है वो अपने बड़ों से लेता है, और फिर वो बिजनेस में उसको शो करता है। तो नॉलेज कंटिन्यूटी भी एक फैक्टर है, एक एडवांटेज है, कि अक्सर होता है कि स्मॉल बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली बिजनेसेस फेल नहीं होते क्योंकि नॉलेज कंटिन्यू पास डाउन होती है। हाउएवर वीकनेस क्या है? सक्सेशन का मसला आता है कि भाई अगर कोई ओनरशिप का फड्डा आता है कि भाई बड़े चाचू का बेटा जो है वो ओनरशिप में आएगा, या छोटे चाचू, तो ऐसे अक्सर फड्डे आ जाते हैं ना, सही है, ऑन द सक्सेशन, कि भाई बाद में अब्बा के बाद बेटा कौन सा वाला जो है वो बैठेगा, सही है। अक्सर ये भी फड्डे हो जाते हैं, और उसमें फिर मार धाड़ भी हो जाती है काफी। तो ये भी एक वीकनेस है, और उसकी वजह से बिजनेस पूरा बंद करना पड़ता है। तो ये एक फैमिली बिजनेस का वीकनेस है कि सक्सेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इनफॉर्मेलिटी होती है। एक फॉर्मल कल्चर कभी भी आप जो है वो नहीं लेकर आ सकते फैमिली बिजनेस में। मतलब जो आपका भाई है वही आपके साथ काम कर रहा है, तो आपका इनफॉर्मल कल्चर काफी होता है बिजनेस के अंदर, कि आपके जो घर वाले लोग हैं वही काम कर रहे होते हैं, तो आपके क्लियर गोल्स वगैरह, मतलब गोल्स वगैरह आप, या आप टास्क वगैरह अचीव ना कर पाओ। जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो ऐसी फैमिली बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें सेठिया सिस्टम भी होता है। क्या मैनेजर आपके बेटे को बोले कि भाई काम करो, तो आप तो बोलोगे भाई तूने मेरे बेटे को कैसे बोला, लेकिन वो उस मैनेजर का काम है। तो मैनेजर अक्सर डर रहे होते हैं कि यार बॉस का बेटा है, अगर ये मेरे अंडर काम कर रहा है, इसको कुछ बोलूं नहीं मैं, ये सारी चीजें। तो इस वजह से जो है वो आपका काफी जो है वो नुकसान होता है फैमिली बिजनेसेस के अंदर। फिर ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल ये होता है कि चेंजेस नहीं लेकर आते ये, जो दादाजी के जमाने से चला आ रहा है वही चला जाएगा, देयर विल बी नो चेंजेस, सही है। तो चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। डायनामिक एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस फिर फेलियर की तरफ चला जाएगा। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं कि जो बिजनेस के फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, कि आपस में अगर फड्डा है भाइयों का, सही है, किसी भी रीजन की वजह से, या आपस में भाई अपने बच्चों का फड्डा है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन द फैमिली बिजनेस, कि वो फिर बिजनेस के ऊपर चीजें आती हैं, और फिर बिजनेस जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा होता। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस। फिर बात करते हैं अबाउट बिजनेस ग्रोथ। सही है कि बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है, और बिजनेस ग्रोथ करना क्यों चाहता है। सो व्हाई एंड हाउ अ बिजनेस माइट ग्रो इंटरनली। So there are a number of reasons why a business grows. Number one, increase profit. ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस ग्रो करता है। इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर अपना बढ़ाने के लिए ग्रो करता है। इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए, बल्क बाइंग और मैनेजरियल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज, इन चीजों को अचीव करने के लिए जो है वो इंक्रीज करने के लिए जो है वो ग्रो करता है, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाता है। फिर इंक्रीज पावर एंड स्टेटस, सही है, ऑफ द ओनर्स एंड डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट के अंदर पावर और स्टेटस बढ़ाने के लिए आप जो है वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ करते हो। एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ बीइंग टेक ओवर। टेक ओवर होने से आप अपने आप को सेफ रखते हो या बचाते हो, तो इसलिए आप जो है वो बिजनेस को ग्रो करते हो, क्योंकि लार्जर बिजनेस को टेक ओवर करना ज्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली एक स्मॉल बिजनेस को। तो दीज आर द रीजन व्हाई बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। अब मैं बार बार ये बात आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 5 में से कोई भी आप 3 याद कर लेना, आपके लिए काफी है, सही है, फॉर योर प्रिपरेशन फॉर CIE। ठीक है, तो जितने आप 3 पॉइंट्स याद करें, ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे पढ़ाना है, तो मैं सारी पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जो है वो याद करेंगे तो 3 2 पॉइंट्स याद करें, उस काफी है आपके लिए। इंटरनल ग्रोथ। अब एक सबसे पहला जो ग्रोथ का मेथड है वो है इंटरनल ग्रोथ का।
Internal growth is the expansion of a business by means of opening new branches, shops or factories, also known as organic growth. For example, बिजनेस ए है, बिजनेस ए अपनी ही ब्रांच खोलता है किसी और जगह पे, सही है, तो दैट इज सिंपली इंटरनल ग्रोथ, सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका स्वीट्स की शॉप है, लेट्स सपोज असर शीनी है, सही है, तो ये असर शीनी जो है वो या खालिद स्वीट्स है, तो खालिद स्वीट्स बेसिकली अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच खोलता है अगर, तो दैट इज सिंपली इंटरनल ग्रोथ, कि वो किसी और बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो सिंपली जो है वो अपनी अपनी ही ग्रोथ कर रहा है, अपनी ही ब्रांचेस को बढ़ा रहा है। So an example of internal growth would be retailing business opening more shops in towns and cities. Retailing business जैसे इम्तियाज, इम्तियाज जो है वो अपनी टाउन्स और सिटीज में और ज्यादा शॉप्स खोल रहा है, तो दिस इज सिंपली known as internal growth. However, external growth is different. External growth क्या होता है? External growth is when the business expansion achieved by means of merging or taking over. Merging का मतलब क्या होता है? A merger is an agreement by shareholders and managers of two businesses to bring both firms together under a common board of directors, with shareholders in both businesses owning shares in the newly merged business. तो simply merger क्या होता है? जैसे एक business A है और business B है, दोनों आपस में merge होके A B बन गए। याद रखिएगा ये जॉइंट वेंचर से थोड़ा फर्क होता है इसमें। तो ये मर्जर में क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, आप मर्ज करके एक बिजनेस बना लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल होंडा और टोयोटा अगर आपस में मर्ज हो जाएं, सही है, तो आपस में मर्ज होके ये लोग जो है वो आपस में दोनों जो है वो आपस में मर्ज होके एक ही बिजनेस बन जाएंगे, या तो होंडा या तो टोयोटा, ठीक है, वो डिपेंड करता है ओनर क्या नाम रखे, कंटिन्यू करे। और टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर हो गया जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले। It is when a company buys more than 50% of the shares of another company and becomes the controlling owner of it. दूसरी कंपनी, अब जैसे होंडा टोयोटा के 50% शेयर खरीद लेता है अगर, तो होंडा टोयोटा का टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड टेक ओवर। इंटरनल ग्रोथ में आप क्या कर रहे थे? अपनी ही शॉप्स खोल रहे थे, अपनी ही ब्रांचेस खोल रहे थे। यहाँ पे क्या करोगे? आप मर्जर और टेक ओवर करोगे विद अनदर बिजनेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर, there are different types of mergers and takes over. Number one is horizontal integration. Horizontal integration का मतलब क्या है? Integration with firms in the same industry and at the same stage of production. Same industry and same stage of production का मतलब ये है कि अगर होंडा है तो होंडा और टोयोटा, होंडा अगर टोयोटा को टेक ओवर करता है या मर्ज करता है टोयोटा के साथ, दैट इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैं, दोनों की इंडस्ट्री सेम है, सही है, सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में। तो एडवांटेज क्या है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का? एलिमिनेट्स वन कॉम्पिटिटर, पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कॉम्पिटिटर क्यों भाई? जैसे अब सुजुकी, होंडा और वो थे, तो होंडा ने अगर टोयोटा को टेक ओवर कर लिया तो अब होंडा का कॉम्पिटिटर सिर्फ सुजुकी बचा है। समझ में आ रही है बात? तो एलिमिनेट्स वन कॉम्पिटिटर, पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपको बल्क बाइंग वगैरह आप अचीव कर सकते हो, बल्क बाइंग हो सकती है आपकी। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटिंग ऑल आउटपुट ऑन वन साइड एज अपोज टू टू। रैशनलाइजिंग प्रोडक्शन का मतलब ये है कि होंडा की अपनी फैक्ट्री थी, टोयोटा की अपनी फैक्ट्री थी, होंडा ने टोयोटा की फैक्ट्री पूरी बंद करी, उसको बेच दिया, और सारा टोयोटा की प्रोडक्शन कहाँ पे ले आया? होंडा अपने बैनर के नीचे, अपनी फैक्ट्री के नीचे लेकर आ गया। तो सिंपली इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है टोयोटा में जो वर्कर्स थे, जितनी भी मशीनरी वगैरह थी, वो सब आपने बेच दी, वर्कर्स को रिडंडेंट कर दिया, तो इसकी वजह से जो है वो रैशनलाइजेशन अकर हो गई। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने ऑपरेशंस को बंद कर देते हो टू रिड्यूस योर कॉस्ट। तो ऑपरेशंस को बंद कर देते हो आप, सही है, ऑपरेशंस को बंद कर दिया आपने टोयोटा के, और आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। फिर इंक्रीज पावर ओवर सप्लायर्स। सप्लायर्स के ऊपर आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है, दैट मींस कि अब सप्लायर के पास ऑप्शंस कम बचे। पहले मैं अगर इन तीनों फर्म्स का सप्लायर था, अब मैं दो का सप्लायर हूँ, क्योंकि होंडा और टोयोटा तो एक ही हो गए, सही है। तो मेरे मेरे ऊपर अब प्रेशर ज्यादा होगा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। रैशनलाइजेशन में ब्रिंग बैड पब्लिसिटी, आपकी पब्लिसिटी खराब होगी मार्केट के अंदर।
may lead to monopoly investigation if the combined business exceeds certain market share limits. सही है। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेज क्या है कि रैशनलाइजेशन, जो आप लोगों को निकालोगे, वर्कर्स को निकालोगे, तो उसकी वजह से पब्लिसिटी खराब होगी, एंड मे लीड टू मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन इफ द कंबाइंड बिजनेस एक्सीड सर्टेन मार्केट शेयर लिमिट्स। फिर आपके खिलाफ गवर्नमेंट मोनोपोली इन्वेस्टिगेशंस भी करवाएगी कि आप मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो मार्केट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है, टू क्रिएट कंपटीशन। तो कंपटीशन आप खत्म करना चाह रहे हो अगर मार्केट के अंदर, तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेगी और गवर्नमेंट जो है वो आप पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराएगी, अगेन उस पे खर्चा होगा, कोर्ट केसेस होंगे, तो आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज है। कंज्यूमर्स नाउ हैव लेस चॉइस। तो इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। तो कंज्यूमर्स के पास लेस चॉइस अवेलेबल होगी, एंड वर्कर्स में लूज जॉब सिक्योरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आप वर्कर्स को निकालोगे, रिडंडेंट करोगे, तो वर्कर्स की जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स बच जाएंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। और कंज्यूमर्स के पास भी लेस चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स थे कि पहले होंडा और टोयोटा ऑप्शन मौजूद थे, अब सिर्फ होंडा रह गया क्योंकि टोयोटा को होंडा ने खरीद लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, तो वर्टिकल में दो चीजें हैं, वर्टिकल या तो फॉरवर्ड होता है या तो बैकवर्ड होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। Vertical forward integration is with the business integration with a business in the same industry but a customer of the existing business. For example, यहाँ पे Honda है, सही है, और Honda जो है वो लेट्स सपोज किसी शोरूम को गाड़ी बेचता है, मिस्टर ए का शोरूम है। अब Honda अगर मिस्टर ए के शोरूम को खरीद लेता है, सही है, अगर इसके साथ मर्ज हो जाए या इसको परचेज कर लेता है, सही है, तो दैट मीन्स कि Honda ने वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करी है, क्योंकि ये मिस्टर ए इनसे गाड़ियां खरीदते थे, अब इनको इससे खरीद लिया, तो दैट इज सिंपली वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल पेप्सी है, अब पेप्सी जो है वो अगर केएफसी को खरीद लेता है, तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि आपका पहले पेप्सी जो है वो उसको सप्लाईज कर रहा था ड्रिंक्स की, अब उसको खरीद लिया उसने। तो सिंपली इस तरीके से जैसे होंडा ने अपने शोरूम को खरीद लिया है, तो शोरूम को खरीदना है मतलब दैट इज सिंपली योर वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा क्या है? बिजनेस इज नाउ एबल टू कंट्रोल द प्रमोशन एंड प्राइसिंग ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन अपने हिसाब से कर सकते हो और प्राइसिंग भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो शोरूम वाला था ये अपने हिसाब से आपको प्रमोट करता था, अपने हिसाब से आपकी प्राइसिंग सेट करता था, लेकिन यहाँ पे अब सारी चीजें जो है वो आपके हाथ में। सेकेंडली, सिक्योर्स अ सिक्योर आउटलेट ऑफ फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट में नाउ एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल ये जो शोरूम था, ये टोयोटा के भी प्रोडक्ट्स रखता था, सुजुकी के भी रखता था, आपके भी रखता था। अब आपने इसको खरीद लिया है, तो ये एक एक्सक्लूसिव आपका हो जाएगा कि आप यहाँ पे सिर्फ होंडा के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये भी एक फायदा है कि एक्सक्लूसिव आउटलेट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कंज्यूमर्स में सस्पेक्ट अनकंपेटिटिव एक्टिविटी एंड रिएक्ट नेगेटिवली। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कंज्यूमर्स को जो है वो कंज्यूमर्स को जो है वो काफी अनकम्पिटिटिव एक्टिविटी और रिएक्ट मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप वर्टिकल फॉरवर्ड कर रहे हो दैट मीन्स कि आप कंपटीशन खत्म कर रहे हो। अब यहाँ पे पहले दूसरी कंपनीज की गाड़ियां भी मिलती थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ होंडा की गाड़ियां रख रहे हो। तो ये अनकम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस देख के शायद कस्टमर इस शोरूम पे आना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होंडा का सामान मिलता है। फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, a successful manufacturer does not necessarily make a good retailer। आपको बेचना नहीं आता होगा, आप बना तो अच्छा लेते हो, लेकिन आपको सेल करना नहीं आता होगा, तो जरूरी नहीं है आपका एक्सपीरियंस इस सेक्टर में मौजूद हो। इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा कि उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी और वर्कर्स को ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी। There may be more varied career opportunities for employees। More varied career opportunities for employees मतलब कि अब वो एम्प्लॉयज जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था वो शायद सेल्स में भी आ जाए। सेल्स में भी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है जब सेल्स करेगा और सेल्स में भी एक्सपीरियंस आएगा तो उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। फिर कंज्यूमर्स में रिसेंट लैक ऑफ कंपटीशन इन द रिटेल आउटलेट बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर्स के लिए एक नुकसान ये है, कंज्यूमर्स के लिए इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कंज्यूमर्स के लिए चॉइस ऑफ ऑप्शंस, जो वाइडर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल थे पहले इस शोरूम के अंदर, अब जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि शोरूम को टेक ओवर कर लिया होंडा ने
और वो होंडा सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स रखेगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स भी आएगा। अब बात करते हैं वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। तो वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि एक होंडा जो है वो अपने सप्लायर को खरीद ले। सप्लायर मतलब जो उसको कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटीग्रेशन विद अ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट अ सप्लायर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो होंडा जब अपने सप्लायर को खरीदेगा तो दैट मींस ये वर्टिकल बैकवर्ड है। तो गिव्स एडवांटेज क्या है इसका? गिव्स कंट्रोल ओवर क्वालिटी, प्राइस एंड डिलीवरी टाइम्स ऑफ सप्लाईज। आपको क्वालिटी पे, प्राइस पे और डिलीवरी टाइम्स पे फुल जो है वो कंट्रोल मिलता है। encourages joint research and development into improved quality of supplies of components। joint research कर सकते हो आप सप्लाइंग बिजनेस के साथ। सप्लाइंग बिजनेस के साथ आप joint research and development करके अपनी सप्लाईज की क्वालिटीज को improve कर सकते हो। thirdly, business में now control supplies of materials to competitors। अब यहाँ पे ये है कि बिजनेस के हाथ में सप्लाईज का कंट्रोल आ गया है, तो आप कॉम्पिटिटर्स को भी तंग कर सकते हो या कॉम्पिटिटर्स को भी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये जो सप्लायर है ये होंडा के साथ साथ टोयोटा को भी बेच रहा था। अब क्या हुआ, होंडा ने इस सप्लायर को टेक ओवर कर लिया, तो अब होंडा टोयोटा का सप्लायर बन गया। तो अब वो टोयोटा को शायद थोड़ा डिले करे, सही है, मटेरियल या आपका वो, ताकि कंपटीशन में होंडा आगे निकल जाए। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? में लैक एक्सपीरियंस। अगेन होंडा जरूरी नहीं है एक सप्लाइंग बिजनेस को सही तरीके से रन कर सके। जैसे रिटेल को रन नहीं कर पाता था उसी तरह सप्लाइंग को भी रन ना कर पाए शायद, तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। सेकेंडली, सप्लाइंग बिजनेस में बिकम कॉम्प्लेसेंट। सप्लाइंग बिजनेस जो है वो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा नई चीजों में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है उसका एक गारंटीड कस्टमर है। कोई खरीदे ना खरीदे होंडा तो उससे खरीदेगा, क्योंकि होंडा का अपना ये बिजनेस है। और पहले सप्लाइंग बिजनेस, ले सपोज पहले सप्लायर जो था वो 3 बिजनेसेस को बेच रहा था, होंडा, सुजुकी और टोयोटा। तो उसके पास 3 कस्टमर्स थे, तो वो मेहनत करता था और कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करता था। अब क्या हुआ, अब होंडा ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको पता है कि होंडा तो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो वो अब मेहनत नहीं करेगा और इनोवेशन नहीं लेकर आएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसको पता है उसका एक गारंटीड कस्टमर है। आपको पता है आपसे कोई भी आके गुड नहीं खरीदेगा, लेकिन एक बंदा लाजिम आके खरीदेगा गुड, तो आप फिर मेहनत नहीं करोगे बेचने की। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ सही। ग्रेटर करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स। अब इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर क्या है कि आपके अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर अगेन विल इंक्रीज। जैसे वर्टिकल फॉरवर्ड में था कि ग्रोथ से जो है वो आप सेल्स की तरफ जा सकते थे, रिटेलिंग की तरफ जा सकते थे। अब यहाँ पे ये है कि आप सप्लाइंग बिजनेस में एक्सट्रैक्शन की तरफ ज्यादा काम कर पाओगे। सेकेंड इज कंज्यूमर में ऑब्टेन इम्प्रूव क्वालिटी एंड मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सही है, कंज्यूमर जो है वो इम्प्रूव क्वालिटी और ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जॉइंट रिसर्च होगा तो आपके आपस में बिजनेस मिलके जो है वो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बना पाएंगे। फिर कंट्रोल ओवर सप्लाईज टू कॉम्पिटिटर्स में लिमिट कॉम्पिटिशन एंड चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। सही है। तो यहाँ पे ये है कि अगेन कॉम्पिटिटर्स के पास जो सप्लाइंग मटेरियल है वो कम जाएगा, क्योंकि अब जैसे होंडा ने टेक ओवर करा है सप्लायर को, तो वो टोयोटा को मटेरियल डिले करेगा, मटेरियल भेजेगा नहीं, कभी मना कर देगा, तो उसकी वजह से टोयोटा के पास जो है वो जाहिर सी बात है मटेरियल कम पहुंचेगा। और अगेन टोयोटा अपनी गाड़ियां वगैरह वो बना नहीं पाएगा टाइम पे, और कंज्यूमर के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि होंडा टाइम पे चीजें सेंड कर रहा है, होंडा टाइम पे चीजें जो है वो बेच रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन टोयोटा नहीं कर पा रहा क्योंकि होंडा जो है वो उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा मटेरियल। तो उसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो अगेन इसी मसले का फेस करेंगे कि उनके ऊपर जो है वो चॉइसेस कम हो जाएंगी। फिर कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप जो है वो इंटीग्रेट कर दो बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस के अंदर और डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं डनलॉप की एग्जांपल दूं, तो डनलॉप जो है वो एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, सही है, और टायर मैन्युफैक्चरिंग से वो टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट बनाना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सही है। या लेट्स सपोज एप्पल है, एप्पल अभी गैजेट्स बनाते हैं टेक्नोलॉजी वाले, और वो कपड़े बनाना शुरू कर दे, ब्रांडेड अपने क्लोथ्स बनाना शुरू कर दे एप्पल वेयर के नाम। तो बेसिकली ये जो है ये आपका डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप कंप्लीटली नई इंडस्ट्री में चले जाते हो। तो एडवांटेजेस क्या है कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन के? कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन के एडवांटेज ये है कि डाइवर्सिफाइज द बिजनेस अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इंडस्ट्री एंड मार्केट्स।
सही है, तो आपका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो लेट्स सपोज अगर ओरिजिनल इंडस्ट्री और ओरिजिनल मार्केट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, सही है, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप दूसरी इंडस्ट्री में, दूसरी मार्केट में जाके जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सको। फिर उसके बाद दूसरा एडवांटेज ये, दिस शुड स्प्रेड रिस्क एंड मे टेक द बिजनेस इनटू फास्टर ग्रोइंग मार्केट्स। आप जब डाइवर्सिफाई करते हो, आप फास्टर ग्रोइंग मार्केट्स में भी एंटर हो सकते हो, कि वो मार्केट जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दें आपको। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, अगेन आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा दूसरे बिजनेस में। फॉर एग्जांपल डनलॉप टायर अगर बना रहा है तो उसको शायद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे बना दें। फिर अगेन आपको कैपिटल की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए अलग मशीनरी आएगी, सारी चीजें अलग होगी, अलग एम्प्लॉयज आएंगे, एक्सपर्टीज अलग आएंगी। देयर कुड बी अ लैक ऑफ क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन नाउ दैट द बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन इंडस्ट्री। फिर मसला ये आ सकता है कि ओनर के ऊपर लैक ऑफ क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन होगा, कि बिजनेस जो आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो बिजनेस का स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बिजनेस का स्प्रेड ज्यादा बढ़ने की वजह से अक्सर ये मसला आ सकता है कि ओनर जो है वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से ओनर का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा माइंडसेट का, उसकी वजह से फेलियर आ सकता है। फिर इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, ग्रेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, अगेन ग्रोथ है तो करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर के लिए बढ़ जाएंगी। तो तीनों में आपको यही लिखना है, करियर अपॉर्चुनिटीज बेहतर होगी। मोर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज रिस्क आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन इंडस्ट्री, तो बिजनेस के फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। फिर है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रैपिड ग्रोथ। अब रैपिड ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर सकता है वो। नंबर वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती है, फाइनेंशियल शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती है, और वो आपको रैपिड ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लम देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत प्रॉफिट कमाया स्टार्टिंग में बिजनेस में, और आपने वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते गए ऑन ग्रोथ 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 ग्रोथ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास पैसे नहीं बचे, और आप जो है वो पैसे नहीं बचे टू पे ऑफ योर वर्किंग कैपिटल, योर डे टू डे एक्सपेंसेस, आपके पास उसके डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसे नहीं बचे, और देन आपके फिर लिक्विडिटी इश्यूज आ गए, तो फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। तो टेक ओवर्स कैन बी वेरी कॉस्टली, स्ट्रेचिंग द फाइनेंशियल। अगर आप किसी और बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो तो टेक ओवर काफी कॉस्टली हो सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए आपको। एडिशनल फिक्स कैपिटल, आप नई शॉप खोल रहे हो, उसको नई शॉप खोलने के लिए एडिशनल फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, एडिशनल रेंट चाहिए होगा पे करने के लिए पैसा, तो वो भी नहीं होगा आपके पास। मर्जर एंड टेक ओवर कुड लीड टू नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो आ सकता है अगर आप मर्जर और टेक ओवर करोगे। फिर स्ट्रेटेजी क्या है इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने की? यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग से करो, बट अगेन ये बहुत स्लो होता है। रेस फाइनेंस फ्रॉम शेयर इशू, बट अगेन इसमें मतलब क्या आएगा इसमें, कि आपकी ओनरशिप लूज होगी, सही है, कि अगर आप शेयर इशू करते जाओगे तो आपकी ओनरशिप लूज होती रहेगी। ऑफर शेयर्स नॉट कैश टू पे अ टेक ओवर, आप जब टेक ओवर कर रहे हो ना, तो आप उनको एक ऑफर ये दे सकते हो कि आप हमारे शेयर खरीद लो रादर देन टेकिंग कैश, कि आप हमारे जो हम आपके बिजनेस खरीदे ना, आप हमारे बिजनेस में आप शेयर होल्डर बन जाओ। तो इससे ये होगा कि आपके बिजनेस में कैश रहेगा, कैश नहीं जाएगा। फिर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जाहिर सी बात है, एक बड़ा बिजनेस है, उस बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो क्या करो, न्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स लेकर आओ, नए स्ट्रक्चर बनाओ, सही है, डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आओ, ताकि चीजें जो है वो आपकी चलती रहे, और आपका जो है वो मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर हो। मतलब एक क्वालिफाइड मैनेजर्स को हायर करना शुरू कर दो, जो कि ज्यादा तनख्वाह लेंगे लेकिन वो मैनेज भी प्रॉपर करेंगे। तो ये आपके दो इश्यूज आते हैं रैपिड ग्रोथ पे, और इससे इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। फिर वाई अ मर्जर और टेक ओवर में नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब एक मर्जर और टेक ओवर है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव क्यों नहीं कर पाएगा? वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि द इंटीग्रेटेड फर्म इज टू बिग टू मैनेज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली, दिस इज अ डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। जो आपने फर्म को जो मर्ज करा है ना, जो इंटीग्रेटेड फर्म है, वो काफी बड़ा हो गया है, और उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये सब इसकी वजह से जो है वो जो टेक ओवर का आपका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद अ डिफरेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, द अप्रोच ईच कंपनी टेक्स टू एनवायरमेंटल इशूज मे बी सो डिफरेंट that two sets of managers and workers may find it very difficult to work effectively and cooperatively together.
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ए है और बिजनेस बी है, बिजनेस ए ने बिजनेस बी को के साथ मर्ज कर लिया, सही है। अब मर्ज कर लिया तो ए बी बन गया। अब ए बी के सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम कर रहे हैं, तो बी का एम्प्लॉय जो है वो एनवायरमेंटली या एथिकल था बहुत, सही है, और ए का एम्प्लॉय जो मैनेजर था वो एथिकल नहीं था, नॉट एथिकल। तो अब ये जब दोनों आपस में साथ काम करेंगे तो एक एथिकल है एक नॉन एथिकल है, तो जाहिर सी बात है मसले तो आएंगे ना। सही है कि मैनेजमेंट कल्चर दोनों बिजनेसेस का डिफरेंट है, तो दोनों बिजनेस को ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर देयर मे बी लिटिल बेनिफिट फ्रॉम कंबाइंड रिसर्च एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज इफ द ओरिजिनल बिजनेस प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस ए प्रोड्यूस करता था लेट्स सपोज टेबल्स, और बिजनेस बी प्रोड्यूस करता था लेट्स सपोज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट हैं और दोनों अगर मर्ज हो जाते हैं, यानी कि ए बी अगर मर्ज हो जाता है, तो कंबाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनको फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इज टू रैपिड फॉर द डायरेक्टर्स टू मैनेज इफेक्टिवली। अगर मर्जर और टेक ओवर करते हो और बहुत तेजी से आप बहुत रैपिडली ग्रोथ और मर्जर और टेक ओवर कर रहे हो, तो अक्सर क्या होता है कि डायरेक्टर्स जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाता है। अब बेसिकली करें क्या? तो करना क्या चाहिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? सिनर्जी और इंटीग्रेशन। सिनर्जी और इंटीग्रेशन का क्या लिंक है? इंटीग्रेशन तो ग्रोथ को ही कहते हैं, और उसको आप करो सिनर्जी के साथ। सिनर्जी का मतलब ये होता है कि सिनर्जी लिटरली मींस दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, कि आपका एक बिजनेस पूरे सम ऑफ पार्ट बिजनेस से ज्यादा बेहतर है। कि जो बिजनेस के सम्स है ना, सही है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो ए और बी को अलग अलग ऑपरेट नहीं करो, ए बी को एक ही रूफ के अंडर लेकर आ जाओ और एक ही फैक्ट्री के अंदर या एक ही ऑफिस के अंदर ऑपरेट करो। तो इससे क्या होगा? इससे सिनर्जी हो जाएगी, और सिनर्जी से क्या होगा कि इंटीग्रेशन विल बी मोर सक्सेसफुल। सही है। तो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका बिजनेस जो है वो एक के बजाय दो अलग अलग बिजनेस को ऑपरेट करने के बजाय क्या है, एक ही रूफ के अंडर लेकर आ जाओ। तो इससे ये होगा कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होंगी, और न्यू बिजनेस की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सेव होगी। तो ये आपका फायदा होगा सिनर्जी करने से। अब जॉइंट वेंचर्स क्या है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको। जॉइंट वेंचर भी एक एक्सटर्नल ग्रोथ का तरीका है। किसका तरीका है? एक्सटर्नल ग्रोथ करने का तरीका है जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक अलायंस भी एक ग्रोथ करने का तरीका है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस आर एग्रीमेंट्स बिटवीन फर्म्स in which each agrees to commit resources to achieve an agreed set of objectives. These alliances can be made with a wide variety of stakeholders. For example, Apple और Samsung का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि दोनों कॉम्पिटिटर तो हैं मार्केट के अंदर, बट दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट किया हुआ है कि सैमसंग एप्पल को स्क्रीन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है। एक यूनिवर्सिटी है, विद अ यूनिवर्सिटी, एक बिजनेस एक यूनिवर्सिटी के साथ कैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट कर सकता है? फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू अलाउ न्यू स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज दैट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ सुटेबल स्टाफ फॉर द फर्म। फॉर एग्जांपल आईबी है, और लेट्स सपोज मीजान बैंक है। अब मीजान बैंक में एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, सही है, वो चाहते हैं कि वो आईबीएस से एम्प्लॉयज उठाए, लेकिन आईबीए में ये सॉफ्टवेयर जो है वो आईबीए स्टूडेंट्स को सिखाएं। तो ये आईबीए के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करेगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर आप अपने कोर्स में शामिल करें, बीबीए के या एमबीए के कोर्स में शामिल करें, और बच्चों को ये सिखाएं, ताकि जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाए तो हम जाके डायरेक्ट पिक कर लें बच्चे को फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सही है। जैसे बेटा सप्लायर, अब एप्पल और सैमसंग का जो है वो सप्लायर, एप्पल ने सप्लायर के साथ, क्योंकि सैमसंग स्क्रीन भी बनाता है, तो एप्पल ने सप्लायर के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है। तो जॉइंट फोर्सेस इन ऑर्डर टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस कंपोनेंट्स, जैसे स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो लोग, एंड मटेरियल्स दैट विल बी यूज्ड इन अ न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो विद अ कॉम्पिटिटर, जैसे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंटरिंग अ मार्केट विद नीदर फर्म करंटली ऑपरेट्स इन। अब जैसे पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी और कोक का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। वो क्या है अलायंस? के भाई हम लोग जो है वो प्राइस वॉर्स नहीं करेंगे, हम लोग प्राइस एक ही रखेंगे, ताकि कोई नया कॉम्पिटिटर आके हमें हरा ना दे। सही है। और हम लोग मार्केटिंग वगैरह अपनी करेंगे, लेकिन बस प्राइसिंग पे हम लोग लड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू भी आप लोग जो है वो एक्सटर्नल ग्रोथ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल ग्रोथ के ये आपके सारे मेथड्स आ गए। सही है। तो ये आपका पूरा चैप्टर 3 है, ठीक है। कोई मसला किसी को यहाँ चैप्टर 3 में? आज सर मेरी क्या क्लास है सर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है।
हाँ मैं यही क्या कह रहा हूँ कि अपना आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सही है।